जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्सपर्ट लॉ अकेडमी। आज के वीडियो में हम माइनर एक्ट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। माइनर्स एक्ट के लिहाज से माइनर एक्ट्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम जो है जी पार्ट 1 में देखते हैं। आर्बिट्रेशन एक्ट के रिलेटेड आर्बिट्रेशन एक्ट में से क्या आता है पेपर में, ठीक है। आपने वो प्रिपेयर करना है कि हाँ अपॉइंटमेंट इसके रिलेटेड वो पूछ सकता है, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन का तरीका पूछ सकता है, आर्बिट्रेशन का मेथड पूछ सकता है, एग्रीमेंट का मेथड पूछ सकता है। तो किसी भी लिहाज से आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो आपको साथ में माइनर एक्ट का बेयर एक्ट भी मिलेगा। तो मसला बच्चे ये आता है कि बच्चे बेयर एक्ट की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसकी लैंग्वेज को समझना है आपने, देन उसको अपने अल्फाज में आपने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो फिर आप इसलिए इसमें लिख लेंगे। और हेडिंग्स बच्चों अच्छी तरह से याद करके जाएं। बाकी तो कंसेप्चुअली लिखना होता है, आपको इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कंसेप्ट की फॉर्मेट में। फिर इसमें है कि हु इज़ एन आर्बिटर, डिस्कस इन डिटेल द कंपैरिजन बिटवीन सेक्शन 8 ऑफ द कोर्ट, अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर। यानी यहाँ पे आपने बेसिकली बताना है कि आर्बिट्रेटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। सेक्शन 8 में जो उसका तरीकाकार बताया गया आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का, आपने वो बताना है। उसके बाद पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर बताई गई है, वो आपने बताना है। फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। आर्बिट्रेटर जो एग्रीमेंट जो डिसीजन करवाता है पार्टीज के दरमियान में, उसको हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहते हैं। और उसका जो डिसीजन होता है उसको अवार्ड कहते हैं। तो किसी भी पोर्शन मतलब इसमें से 2 क्वेश्चन वो आपको पूछेगा तो आपने उसमें से एक को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद पंजाब रेंटल प्रेमिसेस एक्ट में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने एक करना है। यानी इसमें बताया जाएगा कि वो ग्राउंड्स बताएं जिसकी बिना पे एक टेनेंट को इविक्टेड कर दिया जाता है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है ना, ये भी बड़ा पूछता है पेपर में, ये भी आपने तैयार करना है। फेयर रेंट जो है ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, ये भी आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आपने इस बार के लिहाज से जो है वो तैयार करना है। उसके बाद मज़ीद अगर हम इसमें देखें तो लैंडलॉर्ड कैन इंटरफेयर विद दी एनेमिटीज़ इंजॉयड बाय द टेनेंट अंडर द टर्म ऑफ रेंट डीड। यानी यहाँ पे बताएं कि वो कैसे इंटरफेयर कर सकता है उसकी जो प्रेमिसेस है। अगर तो वो एग्रीमेंट में उन्होंने लिखा होगा तो उसके वजह से करेगा, तो वो आपने यहाँ पे बयान करना है। फिर कोर्ट फीस एक्ट में से आएगा, तो कोर्ट फीस के एक्ट में से जो है जी वो ऑब्जेक्ट क्या है कोर्ट फीस का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्टीफ्यूरियस सूट सेक्शन 17 और सेक्शन 7, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटेशन ऑफ कोर्ट फीस के रिलेटेड है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे जो है वो कंप्यूटेशन ऑफ कोर्ट फीस अदा नहीं की जाती, ठीक है। या सेक्शन 7 या सेक्शन जो है ना कंप्यूटेशन ऑफ कोर्ट फीस, वो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे बताने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका सूट वैल्यूएशन एक्ट में से क्वेश्चन आएगा जी, आपने सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट उसके क्या है वो है। फिर स्टैम्प एक्ट के बारे में पूछेगा कि उसके ऑब्जेक्ट बताएं। सेक्शन 35, 33, 35 बहुत बार पूछता है, और इसके साथ मिलाकर आप मजीद 40, 41 भी याद कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मजीद जो है जी इसमें चार्जेबल विद ड्यूटी, जो चार्जेबल इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी हैं वो आपने बताने हैं। और आगे फर्दर मैंने ये सारे लिखे हुए हैं, इनको अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लें।